नमस्कार दोस्तों। आज हम इकोनॉमी का कंसेप्ट समझेंगे कि रेपो रेट क्या होता है। ये बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है कि रेपो रेट क्या होती है। रिवर्स रेपो रेट को हम आरआर बोलते हैं। रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट आरआर क्या होती है। केस रिजर्व रेशो क्या होता है, केस रिजर्व रेशो इसको शॉर्ट फॉर्म में CRR बोला जाता है। फिर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, इसको हम SLR कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। इसके बाद एक और कंसेप्ट बचता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसको हम शॉर्ट में MSFB कहते हैं। ये कंसेप्ट बैंक से संबंधित है। ये सारी दरें होती हैं और किससे संबंधित दरें हैं इनकी, वो हम समझेंगे। अब ये सब समझने से पहले हमको ये देखना होगा कि जो जितनी भी बैंक है अपने पास, कमर्शियल बैंक है या जितने भी बैंक है, उनका जो हेड होता है वो एक गवर्नमेंट बैंक है जिसको हम RBI कहते हैं। और वह RBI सभी बैंकों के ऊपर कंट्रोलिंग रखती है या गवर्न करती है उनको। देखते हैं इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे ऊपर अपने पास RBI होता है। ये मान लीजिए कि RBI है। ये अपने पास RBI के नीचे जो सारी बैंक होती है, जैसे कि हम मान लेते हैं एक SBI है, उसके पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गई, अदर कमर्शियल बैंक ICICI हो गई। इसी तरीके से और PNB हम ले सकते हैं। जितनी भी अदर बैंक्स हैं उसका कंट्रोल कौन करता है, RBI। इसी को हम क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक। क्या कहते हैं RBI को, बैंकों का बैंक। क्यों? क्योंकि इन सभी बैंक पे कौन कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। क्या कहते हैं हम इसको, RBI का और क्या नाम है, भारतीय रिजर्व बैंक। इससे एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक कौन है, तो ये बैंकों का बैंक है या एक सेंट्रल बॉडी है जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक होता क्या है या इसकी कब स्थापना हुई। तो होता क्या है, इसका आंसर तो ये हो गया कि सभी बैंकों को एक बैंक कंट्रोल करती है जिसको हम RBI कहते हैं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं या भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। अब एक अधिनियम आया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसमें यह कहा गया था कि एक रिजर्व बैंक या एक सेंट्रल बैंक की स्थापना करेंगे। उसके तहत, या इसको हम क्या कहते हैं, RBI एक्ट 1934। इस अधिनियम या इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक या RBI की स्थापना की गई। और कितनी राशि के साथ इसकी स्थापना की गई, तो 5 करोड़ राशि के साथ इसकी स्थापना की गई। तब RBI की स्थापना की गई। और इसके तब ये स्टार्टिंग में कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी, तो वो कोलकाता में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, कोलकाता में। और 1937 या 1937 में इसको कोलकाता से उठा के कहाँ ले आए, ये यहाँ कोलकाता में इसका मुख्यालय था, फिर वहाँ से उठाकर बॉम्बे में ले आए। बॉम्बे, पहले बॉम्बे कहते थे, अभी उसका नाम परिवर्तित करके मुंबई हो गया है। तो अब इसका हेड ऑफिस या मुख्यालय कहाँ पे है RBI का, तो मुंबई। कहाँ पे है इसका हेड ऑफिस, मुंबई। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसका जो पहला RBI का जो पहला गवर्नर था, सबसे पहले जो गवर्नर था वो कौन बना था, ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे पहले गवर्नर। और भारतीय गवर्नर की बात करें तो पहले भारतीय गवर्नर बने थे CD देशमुख। ये पहले भारतीय गवर्नर थे, किसके, RBI की गवर्नर। अब हम बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हुए सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखते, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या नोट कर लीजिएगा। ये रही इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे क्या, रेपो रेट की। क्या बात करेंगे हम, रेपो रेट की। रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट। अब ये जो बैंक है RBI, इन बैंकों को अपने कामकाज के लिए या लोन देने के लिए या कुछ भी किसी भी कंडीशन में पैसा देती है। RBI किसको पैसा देती है, इन सभी कमर्शियल बैंक्स को, या जो नीचे इसके नीचे बैंक होती है इनको पैसा देती है कौन, RBI। तो वो इनसे कुछ ना कुछ तो ब्याज वसूलेगी। तो इनको जो पैसा देती है उसके बदले में जो ये इससे ब्याज लेती है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं हम इसको, रेपो रेट। क्या
आरबीआई अदर बैंक से जो ब्याज लेती है, पैसा देने के लिए जो ब्याज लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेपो रेट। और ये वर्तमान में जो ये रेपो रेट है वो कितनी है? 4%। इसका मतलब ये कि यदि ये रिजर्व बैंक अदर बैंक को पैसा देती है तो इसके बदले में इनसे कितना ब्याज लेती है? 4% बैंक ब्याज लेती है। अब इसका जो दूसरा कंसेप्ट आता है हमारे पास, वो आता है रेपो रेट तो हो गया, इसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे, ये क्या है? रिवर्स रेपो रेट। किसका? इस रेपो रेट का क्या है? रिवर्स। पहले रेपो रेट की कंडीशन में हम क्या कर रहे थे कि जो एसबीआई है, सॉरी, जो आरबीआई है, वो अदर बैंक को क्या कर रही थी? पैसा दे रही थी। इनको पैसा दे रही थी तो 4% क्या ले रही थी? इनसे ब्याज ले रही थी। अब क्या होता है कि जब मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं या गवर्नमेंट को या आरबीआई को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है तो इन बैंकों से पैसा ले सकती है। क्या करती है वो? इन बैंकों से पैसा लेती है। या महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या मनी का फ्लो जो होता है मार्केट में बहुत ज़्यादा होने लग जाता है तो इन बैंकों से पैसा ले लेती है। कौन? आरबीआई। ये आरबीआई जो पैसा ले लेती है उसके बदले में भी इनको ब्याज देती है। जैसे वर्तमान में ये रेट चल रही है 3.35%। कितना चल रहा है रिवर्स रेपो रेट? 3.35%। ये इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। किस कंडीशन में? जब आरबीआई अदर बैंक से पैसा लेती है अपने, या तो सरकारी कुछ कामकाज होते हैं उसके लिए लेती है, या फिर बाजार में महंगाई बहुत बढ़ गई होती है, पैसे का जो बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है, तो इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? इन अदर बैंक से पैसा अपने पास रख लेती है और उसके बदले में इनको क्या देती है? यहाँ पे ब्याज देती है। उसको हम क्या बोलते हैं? किस रेट से ब्याज देती है वो? उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा होता है। रेपो रेट में क्या कर रहे थे कि ये आरबीआई इन अदर बैंक को पैसा दे रही थी, और रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि आरबीआई इनसे पैसा लेगी, इसके बदले में ब्याज देगी। ठीक है, ये समझ में आया? अब अगला कंसेप्ट अपने सामने क्या आता है? रेपो रेट क्लियर हो गया, रिवर्स रेपो रेट क्लियर हो गया। तीसरा कंसेप्ट आता है CRR। CRR को हम और क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशो। क्या कहते हैं हम इसको? कैश रिजर्व रेशो। हिंदी में बात करेंगे तो ये नकद आरक्षित अनुपात। क्या होता है? नकद आरक्षित अनुपात होता है CRR। इसको हम कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। अब क्या होता है कि जो भी एक NDTL टर्म होती है, क्या देखना है अपने को? NDTL, इस टर्म को समझना, ये होता है नेट डिमांड एंड टाइम लिमिट। नेट डिमांड एंड टाइम लिमिट। इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाते, हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि जो जमा पूंजी है किसके पास? आरबीआई इन अदर बैंक के पास। जो जमा पूंजी है इन अदर बैंक के पास, या जो उपलब्ध पैसा है इनके पास, क्या बोला मैंने? जो कस्टमर से लिया, इन्होंने ग्राहकों से लिया, या जो इनके पास उपलब्ध पैसा है उसको हम NDTL कह देते हैं। तो अपन उपलब्ध पैसा लेके इसको समझेंगे, NDTL पे नहीं जाएंगे। तो जो भी इनके पास जमा पैसा है उसका कुछ प्रतिशत इन बैंक्स को कहाँ जमा कराना पड़ता है? इस आरबीआई में या भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुछ पैसा सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराना पड़ता है। जितना भी इनके पास पैसा होता है वो सभी लोन्स में नहीं बांट सकती बैंक। क्या नहीं कर सकती है? सभी लोन्स में नहीं दे सकती। इसका कुछ पैसा, कुछ रेट, जैसे कि मान लिया कि बैंक के पास 100 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए हैं इसके पास? 100 करोड़ रुपए। तो इस बैंक को अभी जो वर्तमान में रेट चल रही है CRR की, वो 3% चल रही है। कितना परसेंट रेट चल रही है? 3%। तो इस 100 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए जो है वो किसको देने पड़ेंगे? आरबीआई को या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 3 करोड़ देने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाता है? कैश रिजर्व रेशो। इसका मतलब क्या है? जो नकद अपने पास उपलब्ध है उसका कुछ पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है, कुछ पैसा आरक्षित करके रखना पड़ता है, उसे हम CRR या कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। इसकी वर्तमान में रेट कितनी है? 3%। कितना? 3%। फिर हम बात करते हैं कि क्या CRR पे इंटरेस्ट देती है? कोई इंटरेस्ट CRR पे बैंक इनको नहीं देती है। जैसा कि 3 करोड़ रुपए, 100 करोड़ में से 3 करोड़ आरबीआई ने अपने पास रख लिया, लेकिन उसके ऊपर बैंक नहीं, कोई आरबीआई इन बैंकों को कोई ब्याज नहीं देती है। ब्याज या इंटरेस्ट की बात करें तो
आरबीआई इन बैंक को नहीं देती है, ये केवल सिक्योरिटी के तौर पे कौन जमा करके रखता है, आरबीआई। तो अब बैंक क्या चाहेंगे कि जितना सीआरआर रेट कम हो, मतलब जितना कम पैसा आरबीआई के पास जाए उतना बैंक क्या होंगे, खुश होंगे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि अगर बैंक की ये जो दर कम होगी तो बैंक के लिए फायदे की बात होगी। अब हम बात करते हैं अगला जो कंसेप्ट है हमारा SLR, या जिसको क्या बोल रहे थे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, अब ये क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये क्या होता है, जिस तरीके से रेपो रेट 4% थी, रिजर्व रेपो रेट जो थी वो कितने परसेंट थी, 3.35%, सीआरआर जो है वो कितना है, 3%। अब हम बात कर रहे हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या इसको शॉर्ट में कहते हैं SLR। ये SLR है, सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करती। तो SLR कितना है वर्तमान में, 18%। कितना है, 18%। अब फिर यहीं आते हैं NDTL, या जो जमा पैसा है किसका, इन बैंकों के पास। मान लो कि इनके पास 100 करोड़ रुपए जमा है, इस जमा पैसे का कुछ परसेंटेज इनके खुद के पास रखना पड़ता है, सभी परसेंटेज ये किसी को लोन में नहीं दे सकते हैं। इसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, जो हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है उसको हम क्या कहते हैं, CRR, और उस पर आरबीआई कोई पैसा नहीं देती, कोई ब्याज नहीं देती है। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, SLR की। तो SLR ऐसा हिस्सा होता है कि इसके पास जो जमा पूंजी है, जो पैसे हैं, जैसे कि 100 करोड़ है, तो इसका कुछ हिस्सा अभी जो है वो थोड़ा हाई होता है, ये 18% दे रखा है। तो 18% पैसा इनको खुद के पास रिजर्व में रखना पड़ता है। कितना पैसा, 18% आज की डेट में इनको खुद को अपने पास 18% पैसा रखना पड़ता है। मतलब कि 100 करोड़ है तो 100 करोड़ में से 3 करोड़ तो कहाँ जाएंगे, आरबीआई के पास। बाकी का बचा 18 करोड़, 18% यानी कि 18 करोड़। ये 18 करोड़ किसके पास जाएंगे, ये खुद के पास जमा करके रखना पड़ेगा, बैंक के पास ही इसको जमा रखना पड़ेगा। ये 18 करोड़ रुपए लोन के फॉर्मेट में नहीं दे सकती। इस तरह से 18 और 3 21 करोड़ रुपए बैंक के पास होना चाहिए, ताकि कोई भी क्राइसिस आए, कोई भी मंदी आए, बैंक के साथ कोई उल्टा फुल्टा कोई चीज़ होती है तो उससे निपटने के लिए पैसा काम आता है। यदि बैंक ऐसा नहीं करती और अपने पास जमा नहीं रखती है और अगर लोन बांट देती है तो इस पर आरबीआई फाइन भी लगाता है। क्या लगाता है, आरबीआई फाइन भी लगाता है। तो उम्मीद है कि इतना सब कुछ क्लियर हुआ होगा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट जो है 2011 से इन्होंने लागू किया है, वो है MSF। कौन सा कंसेप्ट है वो, MSF। MSF क्या होता है, ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है MSF। ये जो है 9 मई या 9 मई 2011 को ये कंसेप्ट कहाँ पे आया, अस्तित्व में आया। अब क्या होता है कि जब बैंक किसी एडवर्स कंडीशन में या किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाती है कि उसको तुरंत किसी रात में पैसे की ज़रूरत होती है, तो MSF जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो क्या होती है कि ये जो अपने पास सभी शेड्यूल्ड या जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास जो जमा पूंजी रहती है उसका 1% एक रात के लिए क्या कर सकती है, लोन ले सकती। अगर मान लो इसके पास कितना है, 100 करोड़ रुपए किसके पास है, बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक के पास। तो ये क्या करेगी कि आरबीआई से एक रात के लिए उधार ले सकती है, और वो कितना ले सकती है, इसका 1%, 100 करोड़ का 1% मतलब 1 करोड़ रुपया ये लोन ले सकती है उधार एक रात के लिए। किससे, आरबीआई से। उसको हम क्या कहते हैं, MSF। मतलब कि क्या, जमा पूंजी का 1% एक रात के लिए, एक रात के लिए यदि उसको उधार पैसा चाहिए तो किससे ले सकती है, जमा पूंजी का 1% एक रात के लिए आरबीआई से कोई भी कमर्शियल बैंक ले सकती है। उसके लिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या सूचित अधिसूचित होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक है। उसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि जो बैंक है ये सुविधा कब ले सकती है, तो ये शनिवार के अलावा किसी भी वर्किंग डे में ले सकती है। शनिवार को नहीं मिलेगा ये, मतलब कि सोमवार से आप कब तक ले सकते हैं, फ्राइडे तक या शुक्रवार के बीच। इन 5 दिन में आप क्या कर सकते हो, उन 5 दिनों की रात में आप 1% पैसा ले सकते हैं। और ये जो रेट है इसकी, इसके ऊपर ब्याज की रेट है वो कितनी है, 4.25%। कितनी है, 4.25%। किसकी, MSF की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की।
उम्मीद है इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार शॉर्ट रिव्यू देखते हैं हम, सबसे छोटा, कि जो रेपो रेट है, रेपो रेट मतलब कि क्या, ये आरबीआई इन अदर बैंक को पैसा उधार देती है, उस पर जो ब्याज लेती है उसको रेपो रेट। उल्टी कंडीशन, मार्केट में पैसे के फ्लो को कम करने या अदर सरकारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई इन बैंकों से जो पैसा लेती है उसको कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट की उल्टी होती है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वर्तमान में 4% है, रिवर्स रेपो रेट 4.25% है। फिर सीआरआर की हम बात करते हैं तो सीआरआर क्या है, केस रिजर्व रेशियो या नकद आरक्षित अनुपात। इस जमा पूंजी का या एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा आरबीआई अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे जमा रखती है। अभी ये वर्तमान में जो है 3% है। कितना है? 3%। यदि 100 करोड़ है बैंक के पास तो 3 करोड़ कहाँ जमा कराने पड़ेंगे? आरबीआई में। अगला कंसेप्ट आता है एसएलआर। एसएलआर अभी वर्तमान में 18% फिक्स है। इसका मतलब ये कि जो जमा पूंजी या जो एनडीटीएल है उस, मान लो कि 100 करोड़ है तो उसका 18 करोड़ रुपए बैंक को खुद के पास जमा रखना पड़ता है। तीसरा आता है एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होती है? 2011 से कंसेप्ट में आया है, अस्तित्व में आया है। जो भी जमा पूंजी होती है उसका 1% ये बैंक आरबीआई से लोन ले सकते हैं एक रात के लिए, और उसकी जो रेट है वो कितनी है? 4.25%। उम्मीद है इतना समझ में आ गया। अब ये बैंक ऐसा करती क्यों है? जैसे कि मान लो एसएलआर उसने बढ़ा दिया या फिर सीआरआर बढ़ा दिया, उससे क्या होता है ये कंसेप्ट यहाँ समझना। लास्ट चीज, यदि एसएलआर या सीआरआर कुछ बढ़ाती है तो उससे क्या होगा? बैंक का ज्यादा परसेंट पैसा, अभी मान लो कि 18 करोड़ रुपए ले रहे हैं, इसको बढ़ा के 30 करोड़ कर दिया जाए तो 30% पैसा, 30 करोड़ रुपए कहाँ रखने पड़ेंगे इनको? बैंक को अपने पास। तो बचा कितना? 100 में से 30 गया तो 70 करोड़, प्लस सीआरआर भी 3% है, इसको बढ़ा के मान लो 5% कर देंगे तो 35 करोड़ रुपए होल्ड हो जाएंगे। बाकी के बचे कितने पैसे हैं? 65 करोड़ रुपए ही मार्केट में ये लोन दे सकती है। कौन? अदर बैंक। अब ये जब लोन पैसा मार्केट से कम जाएगा लोन के तौर पे, तो लोगों के पास परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब वो पैसा ज़्यादा अवेलेबल उनके पास नहीं होगा, तो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे। डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि चीज़ों की कीमतें कम होगी, जो वस्तुएं हैं उनके भाव कम होंगे, भाव कम होंगे तो महंगाई या इन्फ्लेशन घट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह से यदि ये उल्टा हो जाए कि ये क्या कर दे, सीआरआर और एसएलआर को घटा दे, तो उससे क्या होता है कि पैसा मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल रहेगा बैंक के पास देने के लिए। अब ज़्यादा पैसा अवेलेबल रहेगा तो ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे ये सभी लोन वगैरह सस्ते हो जाएंगे और ज़्यादा पैसा किसके पास आ जाएगा? जैसे होम लोन है, कार लोन है, ये सब सस्ते हो जाएंगे और ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा, जिससे चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा कि महंगाई या इन्फ्लेशन हाई होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।